मैटर के मेनली 3 स्टेट्स होते हैं। कितने? कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और, हाँ ठीक है। अच्छी बात है। बात नहीं करो। जरा हम लोग गैस शुरू करने से पहले क्या अंतर है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको थोड़ा समझते चले। हालांकि हमें बहुत सारी बातें पता भी हैं, हम लोग 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे हैं, स्टिल एक बार देखें क्या पता है क्या नहीं। जैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो क्या कह सकते हैं आप सॉलिड्स के वॉल्यूम के बारे में? सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बिल्कुल फिक्स्ड बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनिट होता है ना? कैसे? जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का बॉल लेते हैं, सॉलिड है। फुटबॉल का बॉल लेते हैं या क्रिकेट का बॉल लेते हैं, सॉलिड है, पेयर के समान दिख रहा है, स्फेरिकल है, तो भाई उसका वॉल्यूम फिक्स है। कैसे निकाल सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे बोलो भाई, अगर रेडियस पता हो 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? क्रिकेट बॉल का अगर स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिक्स्ड है। रेडियस अगर और बढ़ाओगे तो दूसरा बॉल बनेगा, दूसरा बॉल बनेगा तो उसका वॉल्यूम अलग आएगा। एक चीज का तो वॉल्यूम फिक्स्ड है। मान लो ये डिजिटल बोर्ड है, ये सॉलिड टाइप का दिख रहा है, सॉलिड है, तो लेंथ, ब्रेथ, ये विड्थ जो भी बोलो, और लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर कहे तो L इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबाइड की तरह का है। अरे क्यूबाइड पढ़े हो ना, घन घनाभ, तो क्यूबाइड का आयतन, वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, वो भी फिक्स्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई सॉलिड्स का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड, अगर क्रिकेट बॉल अगर ले ले हम, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो कोई क्यूबॉइड शेप का, मान लो कोई हम लोग बुक ले लेते हैं, बुक या कुछ भी, तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। लिक्विड के वॉल्यूम के बारे में क्या बता सकते हैं? हाँ, कंटेनर का शेप नहीं, शेप नहीं पूछ रहे, शेप अलग चीज है, हम अभी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो हम लोग जाते हैं, सुबह में जाते हैं, सुधा का ले आते हैं, दूध ले आते हैं, पाउच में मिलता है, पैकेट में मिलता है, 1 लीटर दूध ले आए, पाउच में, पैकेट में 1 लीटर ले आए, और उसको मान लो किसी कंटेनर में डाल दे, कटोरे में डाल दे, बड़े कटोरे में, तो वो 1 लीटर की जगह 2 लीटर हो जाता है क्या? अरे वॉल्यूम, चाहे पाउच में डालो, चाहे कटोरे में डालो, चाहे किसी भी कंटेनर में डालो, तो वॉल्यूम जो है सो है। तो यानी कि ये लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या बोलेंगे हम लोग? ये भी फिक्स्ड है, बिल्कुल। अगर हम गैस का वॉल्यूम बोले तो भाई ऐसा है ना कि जैसे समझो जरा, एक बैलून है, उसमें कोई गैस भरा हुआ, और जैसे ही हम उसको, बैलून को लाके रूम में फोड़ दिए, तो गैस पूरे रूम में फैल गए। वही गैस जो एक बैलून में था वही फैल गया पूरे रूम में। तो देख रहे हैं कि वॉल्यूम पहले बैलून के बराबर था, अभी रूम के बराबर हो गया। तो गैस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, indefinite, not definite.
अगर हम शेप की बात करें बच्चों, शेप, तो सॉलिड का तो शेप क्या है, फिक्स्ड है, बताने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड है। लिक्विड का यहां शेप फिक्स्ड नहीं है। क्यों? अभी तो बोले एग्जांपल लिए, दूध को अगर हम एक पाउच में लिए हैं, पॉलिथीन में लिए, तो वो उसका शेप, जैसे उसको बॉटल में डालते हैं तो बॉटल का शेप हो जाता है। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ये क्या हो जाता है, शेप ऑफ कंटेनर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसका शेप ऑक्यूपाई कर ले रहा है। गैस का, इसका भी नॉट फिक्स्ड है। गैस जिस कंटेनर में जा रहा है, डेफिनेटली अगर कर सकते हैं तो उसका शेप हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, क्या समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब जो चलते हैं आगे जरा देखते हैं। बोलो चले। अच्छा, मोलेकुलर स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलेकुलर स्पेस, इंटरमोलेकुलर स्पेस। एक मोलेकुल और दूसरे मोलेकुल के बीच में जो दूरी है, स्पेस। सबको पता है कि सॉलिड के मोलेकुल क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, लिक्विड के मोलेकुल्स थोड़े दूर होते हैं, गैस के मोलेकुल और दूर होते हैं। तो अगर हम कहें यहां पर हाँ, इंटरमोलेकुलर स्पेस सॉलिड में क्या है बाबू, मिनिमम, एकदम नजदीक नजदीक मोलेकुल्स है। लिक्विड में क्या हो गया, थोड़ी दूरी बढ़ गई सॉलिड के कंपैरिजन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये दूरी जो हो गया क्या हो गया, मॉडरेट। और गैसेस के मोलेकुल्स के बीच में दूरी, तो ये मिनिमम, ये मॉडरेट, और ये क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। इंटरमोलेकुलर स्पेस। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? अगर हम इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलेकुलर मतलब समझते हैं, इंट्रा और इंटर में अंतर समझते हैं ना बेटा। इंट्रा मतलब इंट्रा, इंट्रा इंट्रा मोलेकुलर मतलब एक मोलेकुल के अंदर, इंटर मोलेकुलर मतलब दो मोलेकुल के बीच में। हम बात कर रहे हैं इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन, सॉलिड के मोलेकुल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। लिक्विड के मोलेकुल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, और गैस के मोलेकुल दूर दूर है तो वहां अट्रैक्शन फोर्स और कम है। तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा है? ये हो गया आपका क्या, मैक्सिमम, मैक्सिमम। ये अगेन मॉडरेट हो गया, ये हो गया आपका मिनिमम। अच्छी बात है। एक वर्ड है बाबू, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। अच्छा आप बताओ, तुम ही कह रहे हो कि सॉलिड में मोलेकुल्स नजदीक होते, गैसेस और मोलेकुल्स दूर होते, तो सेम स्पेस में, सेम स्पेस में सॉलिड के ज्यादा मोलेकुल्स पैक हो जाएंगे। बोला करो, क्लास में बोलना जरूरी है। सेम स्पेस में सॉलिड के ज्यादा मोलेकुल्स आ जाएंगे, लिक्विड के मोलेकुल्स थोड़े दूर होते हैं तो सेम स्पेस में कम मोलेकुल्स आएंगे। गैस के केस में मोलेकुल्स क्या होंगे, और कम आएंगे। तो मास बटा वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम में सॉलिड के मोलेकुल्स ज्यादा आ गए, तो अरे भाई उतने ही वॉल्यूम में सॉलिड के मोलेकुल्स ज्यादा आ गए तो उसका मास ज्यादा होगा उतने का। तो मास बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम, डिनोमिनेटर सेम, और ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉलिड के केस में ज्यादा, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का कि लिक्विड का कि गैस का? क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो हम कह सकते हैं डेंसिटी के केस में सॉलिड्स में मैक्सिमम डेंसिटी, ये अगेन मॉडरेट,
और ये हो गया मिनिमम। एक फैक्टर है बेटा कंप्रेसिबिलिटी, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी को करने से पहले जरा एक बार जो पढ़े हैं उसको जरा रिकॉल कर। मैटर के मेनली बोलना है, चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्लास में पढ़ के जाना है, ध्यान करके जाना है। मैटर के 3 स्टेट्स, सॉलिड, मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम बात करें वॉल्यूम के आधार पे तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, डेफिनिट है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है, डेफिनिट है, जबकि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं। कैसे कह सकते हैं सर? सॉलिड में हम लोग कई एग्जांपल ले, जिसका भी एग्जांपल ले, मान ले क्रिकेट बॉल का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम डिफाइंड है, 4/3 स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यू है ना बाबू। अगर कोई लिक्विड की बात करें वॉल्यूम का, तो लिक्विड का भाई 1 लीटर दूध ले या 1 लीटर पानी कुछ भी ले, किसी भी कंटेनर में डाले तो 1 लीटर ही है, उसका वॉल्यूम बढ़ तो नहीं गया। लेकिन गैसेस में क्या है, गैस को अगर बैलून में ले रहे हैं तो उसका बैलून का वॉल्यूम है, अगर उसी को फोड़ दिए रूम में तो रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। अरे बोलो समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें शेप का तो सॉलिड्स फिक्स शेप है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में डालते हैं लिक्विड को उसका शेप ले लेता है। बोलो गैसेस का भी शेप कंटेनर का शेप हो जाता है। बोलो अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर स्पेस की तो मोलिकल्स सॉलिड के केस में क्या होते हैं? नजदीक। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में बोलो मिनिमम, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, गैसेस और मोलिकल्स दूर होते हैं मैक्सिमम। अगर हम बोले इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की बात तो सॉलिड्स में मोलिकल्स नजदीक होते हैं तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मैक्सिमम, लिक्विड में मॉडरेट और गैसेस में मोलिकल्स दूर हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। बोलो तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन गैसेस में सबसे कम। डेंसिटी की बात करें, मास बटा वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी ना। तो सेम वॉल्यूम में जैसा आपको समझ में आया जितना कि सॉलिड के केस में मोलिकल्स की संख्या ज्यादा होगी तो मास उसका ज्यादा आएगा, तो मास ज्यादा बटा वॉल्यूम सेम, ये सॉलिड में हो रहा है। गैसेस में उतना ही वॉल्यूम में मास कम आएगा, तो बताओ डेंसिटी किसका ज्यादा? तब उसके बाद लिक्विड का और गैसेस का सबसे कम। बोलो समझ में आ रहा है? कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, कंप्रेस करना, तो भाई देखो किसी भी, जैसे मान लो ये बेंच है, इसको कंप्रेस करना सॉलिड है, आसान है मुश्किल है? तो यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से नियरली इनकंप्रेसिबल है, सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल है। अरे बोलो समझ में आ रहा है? लिक्विड के केस में नेग्लिजिबल कंप्रेशन, ना के बराबर, वो भी कंप्रेस नहीं होता है। गैसेस में हाईली कंप्रेसिबल। क्यों भाई? ऐसा है कि गैस को, इस पूरे कंटेनर का जो गैस है उसको कलेक्ट करके एक बैलून में लाके रख सकते, कंप्रेस करके, तभी कंप्रेस ही तो कर पा रहे हैं। बोलो भाई अगर गैस फैल जा रहा है तो पूरे रूम में फैल जा रहा है, और वही अगर चाहे तो हम सिलेंडर में भर के भी रख सकते हैं। तो यानी कि गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा या कम? गैस की कंप्रेसिबिलिटी कम। कैसे? ज्यादा ना। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी उसका ज्यादा हुआ ना। तो बताओ सॉलिड्स में क्या लिखूं? हाँ, मिनिमम लिख सकते हैं या इनकंप्रेसिबल वर्ड लिखिए, नहीं है होता है इनकंप्रेसिबल, मिनिमम वर्ड्स अच्छा नहीं है, इनकंप्रेसिबल। और नेग्लिजिबल कंप्रेशन, नेग्लिजिबल यहां भी। और ये हो गया मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी इसकी। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ बोलो बोलो। लिखोगे? बिना लिखे काम नहीं चलेगा। नहीं, पीडीएफ डाल देंगे, नहीं चलेगा? हाँ, इसको आपके ऐप पे डाल देंगे, चला जाएगा, चल जाएगा। पढ़ाते हैं, पढ़ लीजिए है तो चलो। चाहते ये है तो समझ में आ गया, लेकिन घर पे जाके लिख लीजिएगा, ये नहीं कि वहां भी चाहते ही रहिएगा। एक फैक्टर आया डिफ्यूजन। एक फैक्टर क्या है बुआ? डिफ्यूजन। पहले समझते हैं डिफ्यूजन होता क्या है।
दो सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, दो सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः अपने आप, दो सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसके मोलिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं। क्यों कोलाइड कर रहे हैं? क्योंकि रैंडम मोशन में है, मोलिकल्स एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहे हैं और उसके वजह से वो टकरा रहे हैं। इसके वजह से स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग जो होता है, स्वतः जो मिक्सिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जैसे एक कंटेनर लिया कंटेनर, हम दो बैलून लेके आए, एक बैलून में एक गैस है, दूसरा बैलून में दूसरा गैस। हमने उस कंटेनर में उस दोनों बैलून को फोड़ दिया। अब क्या होगा? वो दोनों बैलून में जो गैस था वो दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्वतः, इंटरमिक्सिंग जो मिक्स कर गया। क्यों मिक्स किया? ड्यू टू मोलिकल्स के रैंडम मोशन की वजह से, बोलो बोलो, और कॉलिजन की वजह से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, मेनली ये गैसेस में होता है। ये तो समझ में आ ही गया होगा एग्जांपल से ही। भाई सॉलिड सॉलिड को रख देते तो थोड़ा ना मिक्स हो जाता है। हाँ, लिक्विड में आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप थोड़ा सोचिएगा ना, थोड़ा आपको मजा आएगा। अच्छा सुनिए, पानी में एक आध बूंद इंक गिरता है तो किस तरह से स्लोली स्लोली ब्लू कलर उसका मिक्सअप हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हम डिफ्यूजन की बात करें तो गैसेस में डिफ्यूजन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, फास्ट होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, ना के बराबर, समझ रहे हैं? और लिक्विड में कह सकते हैं कि काफी कम होता है। फिर से बताएं या समझ में आ गया? हाँ, तो पहले तो डिफ्यूजन के बारे में, और डिफ्यूजन आएगा इस चैप्टर में, और भी आएगा डिफ्यूजन। फिर भी थोड़ा सा एक बार तो लिख ही ले, डिफ्यूजन बोलते किसको है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कॉलिजन। चलो बताओ, सॉलिड्स में क्या बोलोगे भाई? बताओ। हाँ, तो थोड़ा डिफ्यूजन का भी आइडिया हो गया, थोड़ा थोड़ा टर्म समझ लेते हैं। अच्छा, एटॉमिक अरेंजमेंट, एटम की अरेंजमेंट के बारे में सॉलिड्स में बात करें। देखो, सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, नाम सुना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। बोलो बोलो। सॉलिड में जो मोलिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें मोलिकल या एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो एक रेगुलर डिफाइंड अरेंजमेंट होती है। माने एक मोलिकल, जैसे NaCl का ही बात करो, NaCl का आप देखो, Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, एक डिफाइंड अरेंजमेंट है। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, एमॉर्फस, तो एमॉर्फस अगेन सॉलिड दो तरह का, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एमॉर्फस में क्या हो गया? वहां रैंडम हो गया, रैंडम अरेंजमेंट हो गया। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हो गया? डिफाइंड या रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। लिक्विड में मोलिकल्स इधर हियर एंड देयर, इधर उधर होते हैं, यानी कि वहां अरेंजमेंट एटम्स का क्या हो गया? एटम्स है मोलिकल्स का
रैंडम हो गया। गैसेस में भी मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं, है ना, कोई पैटर्न थोड़े होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में दूरी कम ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है कि एक के बाद दूसरा ही हो। तो हम क्या कह सकते हैं एटॉमिक अरेंजमेंट के बारे में बताओ। यहां पर सॉलिड्स में टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, एक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हो गया एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट है, बोलो जी क्या लिखूं, रेगुलर अरेंजमेंट। एमॉर्फस सॉलिड में रैंडम अरेंजमेंट। लिक्विड्स में रैंडम अरेंजमेंट, और गैसेस में तो और भी रैंडम है। चलो जरा रुकते हैं, कुछ पूछना है पूछो, मन में कोई भ्रम, बोलो। क्लियर है? एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग गैस पर चलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सचर के बारे में, थोड़ा सुनना। सॉलिड्स का मिक्सचर, दो लिक्विड का मिक्सचर, दो गैसेस का मिक्सचर। एक वर्ड है बच्चा होमोजीनियस और एक वर्ड है हेट्रोजीनियस। सर होमोजीनियस का मतलब क्या? सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। कंपोजिशन जो होना चाहिए सेम कंपोजिशन होना चाहिए। आपको जैसे मैं समझाता हूं, जैसे देखो लिक्विड का पहले समझो, लिक्विड बहुत अच्छे से नजर आएगा तुम्हें। जब ऑयल और पानी को मिलाते हैं, मिलता है जी, तो वो जो नहीं मिला वो हो गया हेट्रोजीनियस। पक्का? अल्कोहल और वाटर को मिलाते हैं, होमोजीनियस हो गया। लोग ड्रिंक करते समय पानी के साथ मिलाते हैं अल्कोहल को, तो वो मिल जाता है, पता चलता है पानी का मॉलिक्यूल कहां गया और अल्कोहल कहां है। तो वो जो मिक्सिंग हो गया वो क्या हो गया? ये तो दो आपको एग्जांपल फील हो रहे हैं। अब मैं जैसे बोलूंगा बेंजीन और टॉल्यूइन, ये होमोजीनियस, तो बेंजीनो नहीं पता चल रहा है, टॉल्यूइनो नहीं पता चल रहा है। हाँ पढ़े हैं, सर पढ़ा दे रहे हैं, कभी सुने होंगे या आगे सुन लेंगे, बेंजीन और टॉल्यूइन को मिलाया जाए तो वो भी है होमोजीनियस। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिलाया जाए, सर हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिलाया, ये भी होमोजीनियस। लेकिन ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो पता है कि लिक्विड का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस का कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो जो कम से कम समझ में आ रहा है उसी के बारे में बात करें। तो जैसे ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर हो गया, कैसा हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। जबकि वैसे ही बोले अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है। सॉलिड्स का बात करते हैं सर। सॉलिड्स का भी मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस। सॉलिड्स का मिक्सचर जनरली मैक्सिमम केस में हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि होमोजीनियस नहीं हो। जैसे सर, जैसे मान लीजिए एलवाई नाम सुना है? एलवाई, एलवाई नहीं, एलवाई, एलवाई का एक आध एग्जांपल बताओ, कभी सुना है तो। ब्रास, ब्रोंज, ये सब क्या है? स्टेनलेस स्टील, स्टील। अरे वो ब्रास जिंक और कॉपर से मिलके बनता है। जिंक और कॉपर रिएक्ट नहीं करता बेटा,
कोई कंपाउंड नहीं बनाता, जिंक और कॉपर का एक मिक्सचर ही है LOI। लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। ब्रास का कोई बर्तन जाकर ढूंढो ना कि कहां जिंक है और कहां कॉपर है, होमोजीनियसली मिल गया है। अरे क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? ब्रोंज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक। ब्रोंज किस चीज से बनाता है? टीन और कॉपर से बना होता है ब्रोंज, वो भी होमोजीनियस है। तो दो सॉलिड से ही मिलके बना होमोजीनियस मिक्सचर है। अरे बोलो फिर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हेट्रोजीनियस का कुछ एग्जांपल दे दीजिए। अरे भाई, जैसे मान लीजिए कि सोयल, मिट्टी, मिट्टी में क्या है? सैंड भी मिला हुआ है, क्ले भी मिला हुआ है। अरे बोलो, सैंड, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर भी मिला रहता है मिट्टी में, तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। पता चलता है कहां भाई बालू है, कहां मिट्टी है, कहां क्या है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कहने का मतलब। अगर देखा जाए तो ये तो हो गया सॉलिड का, लिक्विड का भी बता दिए। गैसेस के बारे में बताइए सर। गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो मेनली होमोजीनियस ही होता है। एक आध एग्जांपल कोई बोल दे तो बोल दे, बाकी मेनली क्या होता है? होमोजीनियस होता है। जैसे एयर में अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है, एक तरह से मिला हुआ है, तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? होमोजीनियस। तो सर आप कहना क्या चाहिएगा, समझ में तो आया है यहां? अगर हम सॉलिड्स की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम गैसेस की बात करें, चलो थोड़ा, सॉलिड्स में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या हो गया? LOI। हेट्रोजीनियस के भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सर आपने बोला सॉइल, यहां भी हम कह सकते हैं मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जाम्पल बता दो भाई, क्या ले सकते हैं? अल्कोहल और वाटर। हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल बता दो। ऑयल और मेनली होमोजीनियस, होमोजीनियस ही होता है ये, आप मान के चलिए। कोई भी दो गैस की अगर बात करें, जैसे O2 प्लस N2, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला हुआ है तो होमोजीनियसली मिल जाएगा। तो क्या हमें कुछ समझ में आया? एक बार जरा रिकॉल करें, पहले बाद वाला पॉइंट्स रिकॉल करें, उसके बाद फिर हम लोग पीछे वाला भी रिकॉल करेंगे। चलिए आप बोलेंगे, अब इस बार आपको बोलने का समय है। हम लोग बात करना चाहते हैं कहां से? कंप्रेसिबिलिटी से। पहले बताइए सॉलिड्स के बारे में क्या बोलेंगे? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल नहीं है। लिक्विड्स नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। जबकि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी, कोई बोले ऐसा क्यों है, ये भी बोलिए। तो आप ये बताओ बेटा, सुनो सुनो, एक ऐसे समझो, ये दो लोग दूर हैं बैठे हुए, तो दो लोग दूर हैं, उनके बीच में स्पेस काफी है, तो नजदीक लाया जा सकता है। दो लोग ऑलरेडी नजदीक बैठे हुए हैं, तो क्या उनको नजदीक और लाया जा सकता है? सॉलिड्स में मोलेकुल क्या है? नजदीक। गैसेस में मोलेकुल दूर है, उनके बीच में स्पेस है, तो उनको कंप्रेस किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। डिफ्यूजन बोलते किसको है? डिफ्यूजन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः,
अपने आप, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग मिल जाए दो सब्सटेंसेस, क्यों? ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कॉलिजन। मेनली डिफ्यूजन जो है ना वो सबसे ज्यादा यूज होता है गैसेस के टर्म्स में। गैसेस में हम लोग समझ चुके हैं कि गैसेस का डिफ्यूजन, दो गैस को अगर हम बैलून में रख के फोड़ दे तो दोनों मिल जाते हैं। तो गैसेस के केस में डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। लिक्विड में वो बोले थे ना, मान लीजिए इंक का ड्रॉप लिए पानी में अगर, तो धीरे धीरे वो डिस्पर्स कर जाता है, उसे मिल जाता है, बोलो, तो उसका स्लो हुआ। और सॉलिड्स का डिफ्यूजन तो नहीं होता है, ना के बराबर नहीं होता है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद बताओ जरा एटॉमिक अरेंजमेंट के बारे में। सॉलिड्स में दो केस मत पढ़ाए, क्या क्या? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में कैसा अरेंजमेंट होता है? रेगुलर। और एमॉर्फस में रैंडम। लिक्विड्स के केस में रैंडम, गैसेस में और भी ज्यादा रैंडम। बोलो क्लियर है? मिक्सचर के बारे में बात करें, सॉलिड्स का मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर के बड़े बहुत एग्जांपल हैं। जितने एलओआई है, एलओआई मैक्सिमम जो है वो क्या होते हैं? एलओआई क्या होता है? मिक्सचर होता है। एलओआई क्या होता है? कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल ब्रास, ब्रोंज। ब्रास जिंक और कॉपर का होता है, ब्रोंज टिन और कॉपर का होता है। खैर ये सब तो आप और भी पढ़ेंगे आगे। हल्का हल्का समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग बात करें हेट्रोजीनियस का, तो कोई बोले तो आराम से बता सकते हैं कि भाई सोयल जो है वो उसका एग्जांपल है। बोलो हाँ या ना? लिक्विड के केस में बोल सकते हैं कि अल्कोहल और वाटर, इसका एग्जांपल है। वो मुझे बोलना है, चुप नहीं बैठ सकते, चुप नहीं बैठना है, सोचना है, बोलना है, बताना है। लिखना जब है नहीं तो दिमाग में डालना है ना जी। बताइए, ऑयल और वाटर हेट्रोजीनियस, अल्कोहल और वाटर, बहुत अच्छा। अच्छा, गैसेस के केस में मेनली होमोजेनियस, मेनली होमोजेनियस। तो हमें सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में कुछ आइडिया हुआ। अब हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? गैस। तो हम लोग जरा गैस के बारे में आ जाए। गैसेस के बारे में अगर हम लोग बात करने चले तो गैसेस का सबसे पहले ये सीखते हैं, 4 मेजरेबल पैरामीटर्स। गैसेस के 4 मेजरेबल पैरामीटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टेम्परेचर से। टेम्परेचर की बात चलती है, ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा यहां से गंभीर हो जाइए। टेम्परेचर क्या होता है जी? हिंदी तो हमको भी आता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है टेम्परेचर के बारे में। अगर आपने पढ़ा, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ, क्या मतलब है इसका? जैसे भाई एक बात करो, जैसे मैंने इनका हाथ पकड़ा और अगर ये ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है। अगर ये ठंडा महसूस हो रहा है हाथ तो कह सकते हैं टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। क्या बात समझ में आ रहा है? हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर is the degree of hotness or coldness of a body। तो देखो, फिजिकल में अगर आप पढ़ते हैं, सवाल बनाते हैं, तो याद रखिए फिजिकल में आधा टाइम तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन आपको चूना लगा रहा होता है यूनिट्स में। यूनिट्स को अगर आप सही रखते हैं, जो भी पूछा जा रहा है, जो दिया हुआ है, उन यूनिट्स को सही रखें तो सवाल के आपके 50% चांसेस तो बनने के बढ़ गए। यूनिट्स का विशेष ध्यान होना चाहिए। चलिए, टेम्परेचर में कई स्केल्स हैं, नाम सुना होगा आपने, कई स्केल। सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है ना बेटा? हमको 1
टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर किसी भी स्केल में अगर हो, स्केल कोई सा भी, चाहे केल्विन हो, चाहे डिग्री सेल्सियस हो, चाहे, ध्यान से सुनिएगा, माइनस, आपने पढ़ा है ना मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, तो मैटर, हर चीज का, मैटर का 3 स्टेट होता है कि नहीं होता है कोई भी। जैसे मान लेते हैं पानी है, मान लेते हैं, तो पानी का है ना भाई आइस, वाटर, और फिर क्या है, वेपर। तो भाई ऐसा है ना कि टेम्परेचर जो आपको निकालना है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिस स्केल में भी बात करो, माइनस उसी स्केल में उसका मेल्टिंग पॉइंट, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट, अभी हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोले, मेल्टिंग पॉइंट बटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलो, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, कोई भी स्केल तुम लेके आ जाओ, जो स्केल आज अवेलेबल है, और भविष्य में कोई ऐसा स्केल नया आ जाए जो आज के डेट में उपलब्ध नहीं भी है, उस स्केल में भी अगर बात चलेगी तो ये बात कह सकते हैं कि जिस स्केल में टेम्परेचर को ले रहे हैं, माइनस मेल्टिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं क्या कहना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हम पानी को लेके बात कर रहे हैं, टी आ रहा है ना समझ में, फास्ट तो नहीं हो रहा है, स्लो, ठीक है ना, हाँ बोलिएगा अगर कोई दिक्कत हो। मान लीजिए हम डिग्री सेल्सियस में बात करें, टी डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए वाटर का या आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस अगेन 0 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में सारा काम हो गया। अरे बोलो, अगर हम कहते हैं फ़ारेनहाइट में, तो थोड़ा सा आपको, हाँ बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट में, चलो बताओ फ़ारेनहाइट में वाटर का, चलिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बटा 212, एक फॉर्मूला निकालेंगे यहां पर, आप ध्यान से देखिए, माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, केल्विन में चले, केल्विन में चले जरा, तो टेम्परेचर इन केल्विन, एक को दूसरे में हम रिलेट कर पाएंगे, फॉर्मूला निकाल पाएंगे, माइनस, बताओ जी कितना केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है ना, अपॉन 373.15 माइनस 273.15 केल्विन। अब एक रिलेशन हमने यहां पर लिख लिया। अगर इसके आधार पे हमको कुछ कहना हो, लिखना हो, बात करना हो, तो आप क्या बोलिएगा सर, देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं, बना रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस, 0 तो चलो हट गया, नीचे कितना का अंतर आ गया 100, अरे बोलो रे बच्चा, बराबर T डिग्री क्या फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन क्या 180 इज इक्वल टू T केल्विन
-273.15 बटा 100। अब इस फॉर्मूला पे हम एक हमें दिया हो तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कहता है, यहां पर अगले पेज में इसको लिख ही लेते हैं। पहले क्या लिखे हैं बताओ जरा, बटा क्या बराबर, ठीक है। एक बार यहां पर भी लिख लेते हैं, T डिग्री सेल्सियस बाई 100 बराबर डिग्री सेल्सियस को जरा उससे लिख ले, क्या है T केल्विन बटा, एक मिनट, T केल्विन, हाँ सॉरी, -273.15 बटा, ये तो बड़ा आसानी से हमें दिख रहा है, 100 कट गया। तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर होगा, अगर हमको केल्विन में निकालना है, क्या लिखे बताओ, केल्विन में हमें निकालना है, केल्विन में निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस में जो होगा उसमें 273.15 जोड़ देंगे। पचास डिग्री सेल्सियस तापमान है, 50 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा 273.15 प्लस 50। कहां से आया, कैसे आया, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल्सियस में जितना भी है उसमें 273.15 जोड़ेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, केल्विन में। अगर हम यहां बात करें तो हम कह सकते हैं हाँ या ना, कह सकते हैं। तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं क्या, T डिग्री सेल्सियस में 9 से मल्टीप्लाई कर दिए बराबर 5T डिग्री फ़ारेनहाइट -160। जो भी टेम्परेचर देगा इसमें डाल के निकाल लेंगे। नहीं आया? अरे आया। जैसे हम लोग बोलते हैं एक आदमी को फीवर होता है, फीवर कितने पर डिटेक्ट होता है? हम्म, 98 पॉइंट समथिंग होता है ना जी, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है ना, किसमें होता है? तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि भाई सेल्सियस में कितना डिग्री पर ह्यूमन बॉडी को कहा जाएगा कि वो फीवर है, तो क्या करेंगे हम, यहां पर क्या पुट करेंगे, 5 इंटू क्या डालोगे बाबू बताओ, 98.6 माइनस 160 अपॉन 9 T डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा बताओ, तुम ही बताओ। 6 पचे 30, 3 8 पचे 40 और 3 43, 4 9 पचे 45 और 4 49 माइनस 160 अपॉन 9, यही ना है? बताओ क्या लिखो, कितना लिखे, 333 ना, 333/9 मतलब 9 तिया 27, 6 9 हाँ 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस पर ह्यूमन बॉडी फीवर महसूस करे, ये बात पता होना चाहिए। इससे ऊपर 98 से ऊपर ये वो बाउंड्री है, ये वो लाइन है, इसके ऊपर टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे। तो कुछ आया समझ में? चलो जल्दी से बताओ, अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो क्या करोगे? उसमें 273.15 सेल्सियस से हमको केल्विन में निकालना है, सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ोगे ना। और फ़ारेनहाइट में अगर हम
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को अगर रिलेट करना है तो T डिग्री सेल्सियस बराबर 5 गुने फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर -160/9। कर लेंगे, देख लेंगे। चलो एक क्वेश्चन अभी नहीं करना है, घर पर सोचना है, कर लेंगे, उसमें ज्यादा उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा कौन, चलो कर ही लो, अभी करो, अभी करो, करो। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर का वैल्यू सेम हो? निकालो 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 जरा। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर वैल्यू सेम आता है? आसान है, वो x मान लेंगे। अरे भाई यहां और यहां वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 9x बराबर 5x माइनस 160। अरे कर सकते हैं कि नहीं? 9x सेम टेम्परेचर आना चाहिए, वैल्यू बराबर 5x माइनस 160। तो 4x बराबर क्या हो गया? -160। तो x बराबर क्या होगा? -40। -40 डिग्री सेल्सियस बोलो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, दोनों सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या चलेगा? क्लियर है? आगे बढ़ें, पक्का बढ़ें। कोई मन में डाउट है? प्रेशर जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जरा इस पर आते। एक मेजरेबल पैरामीटर क्या था हमारा? मेजरेबल पैरामीटर मतलब जिसके टर्म्स में बात किया जाए। एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो उसका मेजरेबल पैरामीटर क्या हो गया? फिजिक्स कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है, मैथ्स कैसा है, या बायोलॉजी कैसा है, यही ना पैरामीटर हुआ। तो गैस के बारे में या किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अरे भाई क्या टेम्परेचर है उस गैस का, क्या उसका प्रेशर है, क्या उसका वॉल्यूम है, ये सब। सर इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम, तो मेजरेबल पैरामीटर्स यही सब ना है जी। चलो आते हैं प्रेशर। मेजर करने के क्या यूनिट्स हैं जरा हम लोग देखते हैं। आप जरूर पढ़े होंगे, आप जरूर जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं तो जरूर आना चाहिए। हाँ बताइए, अगर मैं बात करूं प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स में एक यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, होता है? बोलना पड़ेगा क्लास में, चुप रह के काम नहीं चल सकता। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या? ठीक बात है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल। ही तो हम पहली बार सुन रहे हैं, इससे पहले तो नहीं सुने हम। 10 का पावर, ज्ञान को थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, सवाल तो फंस जाएगा सब बुरी तरह से। 1 एटमॉस्फेयर, चलिए तो जब अगर क्लियर नहीं है तो अच्छे से जरा सुना जाए, यहां ध्यान लगाइए। प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं। आज के बाद यूनिट्स में गड़बड़ी कभी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? देखिए एक तो यूनिट है एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पैस्कल। पैस्कल ऐसा यूनिट है, फिजिक्स से भी पढ़ के आते हैं हम लोग। कुछ बोलता ही नहीं, अरे भाई पैस्कल
पैस्कल इज द एसआई यूनिट। पैस्कल जो होता है ये कैसा यूनिट होता है? एसआई। हाँ, तो पैस्कल आपको पता है ना, प्रेशर बराबर पढ़े हैं सर, कभी सुने हैं सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 1 पैस्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी रटना, अभी के अभी याद होना चाहिए। 1 एटमोस्फेयर बराबर 1.01325 इंटू 10⁵ याद रहेगा, या 1.01325 इंटू 10⁵ बार। एक नया यूनिट आ गया। सॉरी यहां पर ऐसे लिखिए, सॉरी 1.0132, अरे भाई क्या हो रहा है, सॉरी, बार। 1 एटमोस्फेयर बराबर 1.01325 बार। तो इससे क्या निकल गया है बच्चों? एक बार बराबर 10⁵ पैस्कल। थोड़ा फील करते हैं। एक एटमॉस्फेयर में एक से थोड़ा ज्यादा बार होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बार। एक एटमॉस्फेयर में एक से थोड़ा ज्यादा 1.01325 बार। बार किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। तो एक बार में एटमॉस्फेयर कितना होगा? थोड़ा एक से कम, 1 अपॉन करेंगे तो जो आएगा सो आएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? चलो, प्रेशर का एक यूनिट है एटमॉस्फेयर, देख लिए। एक पैस्कल तो हो ही गया, एक बार भी हो गया। अरे बोलो बेटा, 1 एटीएम बराबर 1.01325 10⁵ या 1.01325 बार। एक बार बराबर, एकदम याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ और बातें हैं वो भी सुन लेते हैं। एक एटमॉस्फेयर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 mm ऑफ Hg, या 760 टॉर। टॉर भी यूनिट है सर, ये सब पढ़ना है सर। सवाल आएगा तो क्या बोलोगे? दे देगा टॉर में तो बोलोगे ये सब पढ़ना है सर। एक एटमॉस्फेयर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बराबर 760 mm ऑफ Hg बराबर 760 टॉर। हमको थोड़ा सा कोई अगर ये समझाए बच्चा, सर हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है सर, सेंटीमीटर और मीटर ये सब कब से प्रेशर का यूनिट हो गया सर? ये क्या लिख रहे हो सर? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्या ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको? क्या मतलब है? मुझे मतलब तो समझाइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। कैसे एटमॉस्फेयर तो समझ में आ रहा है प्रेशर का यूनिट है, ये सेंटीमीटर मीटर ये प्रेशर का यूनिट कैसे हो? क्या मतलब होता है? क्यों लिखा रहता है? कहीं पढ़ते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझाइए जरा टूटी फूटी भाषा में भी, क्या मतलब है इसका? हाँ, हाँ जोर से बोलो बेटा, ठीक बोल रहे हो, जोर से बोलो।
बच्चा ठीक बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है बच्चा बहुत अच्छी बात बोल रहा है। हम कुछ देर में आपको इसको अच्छे से समझाएंगे भी, लेकिन वो जो कह रहा है उसके बाद सुनते हैं। 76 सेंटीमीटर अगर मरकरी का हाइट हो, 76 अगर मरकरी का हाइट हो, तो वो मरकरी जो दबाव बनाएगा, प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। नहीं आया समझ? भाई एक बात बताओ, ये कलम है, ये कुछ दबाव लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। तो अगर एक ट्यूब में मरकरी लेते हैं, मरकरी 76 सेंटीमीटर हाइट, इतना हाइट मरकरी का होता है, वो जो दबाव बनाता है ना, वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। तो ये वर्ड जो आप देखते हो, ये वर्ड को सही ढंग से ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नहीं आया? आया? 76 सेंटीमीटर हाइट मरकरी का जब होता है, वो जो दबाव लगाता है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर। सर ये कहां से आया, कैसे आया? देखते हैं, सीखते हैं। अभी ठीक है? एक बार पहले ठीक कैसे मान लूं मैं? पहले मुझे जो मैंने रटवाया वो तो मेरे को पहले सुनाओ। 1 ATM बराबर 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है बच्चा? या हम बोल सकते हैं 1.01325 क्या बार, एक बार बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और अच्छे शब्दों में सर ने बताया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी। बोलो क्लियर है? या 760 mm हाइट ऑफ मरकरी, या 760 mm हाइट की जगह 760 टॉर भी बोलते। इतना तो क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर हम बात करना चाहेंगे, दो बात प्रेशर में याद रखना बेटा। आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, कॉन्सेप्ट बन रहा है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़िएगा। प्रेशर को लेकर के दो बात बहुत जरूरी है। क्या क्या सर? किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर हमेशा उस पॉइंट के जो ऊपर वाली चीजें हैं उसकी वजह से। नहीं आया समझ में सर? जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ना वो इसके ऊपर जो मैटर है ना उसकी वजह से होगा, इसके नीचे जो मैटर है उसकी वजह से। प्रेशर एट ए पॉइंट is due to the matter present above that point। बोलो हाँ या ना? अब कैसे इसको यूज करना है देखेंगे। प्रेशर एट ए पॉइंट, बड़ा काम आएगा ये पॉइंट। प्रेशर एट ए पॉइंट इज ड्यू टू द matter present above that point। और दूसरी बात, एकदम रट के बैठिए, दिमाग में छाप के बैठिए, सेम हाइट पे प्रेशर हमेशा बराबर हो। सेम प्रेशर एट सेम हाइट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, ये दो बात ध्यान रखेंगे। प्रेशर एट सेम हाइट आर ऑलवेज
इक्वल। ठीक, एक बात बताइए, बैरोमीटर नाम सुना है? एक वर्ड सुन रहे हैं हम लोग, बैरोमीटर, और एक है मैनोमीटर। बैरोमीटर और मैनोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर जो होता है वो क्या काम में यूज में आता है? सही बोल रहे हैं। बैरोमीटर इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मैनोमीटर इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग गैसियस प्रेशर। मैनोमीटर का यूज किस काम के लिए होता है? कोई गैस, जनरली गैस कितना प्रेशर लगा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्या लेते हैं? मैनोमीटर। और बैरोमीटर इज जनरली यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात करेंगे, अभी तुरंत बात करेंगे प्रेशर के बारे में, थोड़ा बात किए हैं, आते हैं बैरोमीटर और मैनोमीटर पे। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा वॉल्यूम, क्योंकि अगर वॉल्यूम के बारे में ना पता हो तो दिक्कत आ जाए। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? टेम्परेचर के बारे में पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े? प्रेशर। प्रेशर के कई सारे यूनिट्स बताए, और प्रेशर में फिर दो बात और बड़ा इंपॉर्टेंट बताया। बता दो, जल्दी से बता दो। प्रेशर किसी पॉइंट पे जो होगा वो किस वजह से होता है? उस पॉइंट के ऊपर जो मैटर प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है। बोलो बेटा। और दूसरा बात बताओ, सेम हाइट पर जो प्रेशर होगा तो क्या होगा? हमेशा इक्वल। ठीक है, वॉल्यूम पर आते हैं। वॉल्यूम, हम गैस की बात कर रहे हैं। देखो, गैस में नाम सुना होगा, वो तो आएगा एक आध क्लास के बाद आ ही जाएगा। नाम सुना होगा आइडियल गैस है? आइडियल गैस नाम तो सुना ही, क्वेश्चन कुछ कुछ कर ही रहे। सुनो, वॉल्यूम में दो बात अभी ध्यान रखना। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? आइडियल गैस की। आइडियल गैस को डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी जान जाओ, एक है आइडियल गैस, एक है रियल गैस। आइडियल गैस, रियल गैस किसको बोलते हैं? जो रियलिटी में देखते हैं, जो रियलिटी में होता है, वो है रियल गैस। एक है आइडियल गैस। तो दोनों में अंतर क्या है सर? अंतर बहुत सारे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत के लिए फर्स्ट पॉइंट बता दीजिए सर। देखो बेटा, जो आइडियल गैस का जो मोलेक्युल होता है ना, माना गया है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सर ये एक कंटेनर है, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आएगा तुमको। कोई बोलेगा आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर पहला पॉइंट हम लोग अभी पढ़ते हैं, अभी समझते हैं और अभी सीख जाए, अच्छा रहेगा। जैसे कंटेनर में हम लोग गैस के मोलेक्युल से, हम आप सभी गैस के मोलेक्युल से, ठीक है। आइडियल गैस अगर के मोलेक्युल अगर हम लोग हैं तो कहता है कि भैया हम लोग का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, मतलब हम लोग का 9 के बराबर वॉल्यूम है ही नहीं। आइडियल गैस के मोलेक्युल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जबकि रियल गैस नहीं मानता ऐसा। रियल गैस कहता है कि नहीं, मोलेक्युल का वॉल्यूम होता है, आप उसको कहने का मतलब कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं। अब इसका सुंदर सा पहलू समझो, पहलू समझो। मैं एक मोलेक्युल, तुम सब भी मोलेक्युल। एक केस में हम लोग आइडियल गैस के मोलेक्युल, प्लीज, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर हम लोग आइडियल गैस के मोलेक्युल है तो मेरे को घूमने के लिए कितना जगह उपलब्ध है? पूरा कंटेनर। क्यों? क्योंकि आप लोग का कोई वॉल्यूम ही नहीं है। अरे नहीं समझ में आया? इसीलिए आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्यों? क्योंकि किसी मोलेक्युल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तो एक मोलेक्युल को मूव करने के लिए आप सब मोलेक्युल होने के बावजूद भी कितना वॉल्यूम अवेलेबल है? इंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चलो पहले रियल समझो, रियल से समझ में आ जाएगा। रियल गैस के केस में सबका वॉल्यूम है, तो अब
अब मेरे को घूमने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, जो ये कंटेनर का वॉल्यूम है माइनस आप सभी का जितना वॉल्यूम है घटाएंगे, तब ना जो स्पेस बचेगा उतना स्पेस में हम घूम सकते हैं, क्योंकि अब आपका वॉल्यूम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किस केस में? लेकिन आइडियल गैस में क्या माना गया कि आपका कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, तो फिर क्या करें? मेरे को घूमने के लिए कितना जगह है, तो मेरे को घूमने के लिए टोटल वॉल्यूम कंटेनर का माइनस आपका वॉल्यूम, और आपका तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो फिर टोटल वॉल्यूम माइनस जीरो मतलब टोटल वॉल्यूम। क्या नहीं आया इसमें? आया। तो पहला चीज आया जी। पहला बात क्या बोले? पहला बात हम बोलने जा रहे हैं बाबू, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मोलिकल is negligible in comparison to volume of container। थक गए क्या? है? थकने उकने का नाम मत लिया करो भाई, मेरे साथ क्लास में आया करो। तो ब्रेक ट्रेक सब कुछ बात नहीं है, पढ़ते रहो चुपचाप। हाँ, नो ब्रेक। अच्छा पहले यहां पढ़, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पहला बात तो जब भी आइडियल गैस की बात चलेगी तो इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और रियल गैस के केस में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स, गैस मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब सर कुछ बात तो समझ में आया है, कुछ बात यूनिट की बात करें सर, जरा यूनिट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वॉल्यूम का यूनिट जी कभी देखा नहीं वॉल्यूम? क्या वॉल्यूम को किस चीज में मेजर करते हैं? बता दो भाई। सर एक तो हमको हल्का हल्का याद आ रहा है, इतना लीटर दूध इतना लीटर पानी, तो लीटर भी एक वॉल्यूम का यूनिट है या नहीं? बड़ा अजीब है सर, लीटर भी है। दूसरा सर वॉल्यूम का तो L इंटू बी इंटू एच भी होता है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? बड़ा अजीब है सर, मीटर क्यूब भी है। अब मीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदला जाए, ये एक बड़ी कहानी है, क्योंकि कभी सवाल मीटर क्यूब में रहेगा, कभी लीटर में रहेगा। अरे बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देखो बेटा ऐसा करते हैं, वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं। सुनो, एक चीज याद रखना, 1 सीसी बराबर 1 ml। एक सीसी, सीसी बोतल, सीसी बराबर 1 सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्यूब यही ना होता है जी। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू बराबर 1 ml। ये बोल रहे हो सर? सुनिए तो जरा, मन लगा के सुनिए। 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर बराबर 1 ml। लिख सकते हैं क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ ml, और 1000 ml में 1 लीटर होता है। 1000 ml, 1 लीटर बराबर कितना? मिलीलीटर।
तो यार 10⁻⁶ है, तो क्यों नहीं इसको ऐसे लिख देते 10⁻³ लीटर। एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना। सॉरी सर, ये तो बाद में आ जाएगा, लेकिन एक चीज तो अभी हमें तुरंत तुरंत याद रखना, 8 cc सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 cc बराबर 1 ml, 1 cc बराबर 1 ml, याद रहेगा। 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 लीटर होता है, 10⁻⁶ ml होता है, या दूसरे शब्दों में 1 cc बराबर 1 ml है। तो क्यों ना सर इसको हम लोग ऐसे भी कह दे। अरे नीचे हम हटाना चाह रहे हैं तो क्या लिखे बताओ, ml, तो क्या लिख दे 10⁻⁶ cc। तो बात चल रही थी प्रेशर वॉल्यूम, यही चल रहा था ना। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट्स के बारे में हमने बात किया। हाँ, बैरोमीटर की बात करनी थी हमें। देखिए जरा, बैरोमीटर क्या होता है बाबू? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर की मदद से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक, देखते हैं जरा क्या होता है। बैरोमीटर में या मैनोमीटर में हम लोग मरकरी यूज करते हैं जनरली, आपको आइडिया है ना, सुने कि नहीं सुने? थर्मामीटर में यूज करते हैं मरकरी। चलो, ये तो बैरोमीटर या मैनोमीटर में क्यों यूज करते हैं मरकरी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बड़ा दिलचस्प चर्चा है वो। हाँ बोलो बेटा, ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहां पर एक चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे सबसे पहले एक चीज समझिए, बैरोमीटर पे आएंगे कुछ देर में। पहले एक चीज जरा देखते हैं। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए कोई एक लिक्विड है। अभी पहले थोड़ा 2 मिनट के लिए बैरोमीटर इतना लिख करके रुक गए हैं। इसके अंदर कोई लिक्विड है भाई, ठीक है। सर, हमको इस पॉइंट पे प्रेशर पता करना है, ठीक है। ये बताइए, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, वो किसकी वजह से होगा? इसके ऊपर जो चीज प्रेजेंट है, बोलो। हमको पता है ना, प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। पता है कि नहीं? देखते हैं। अच्छा, मान लो ये लिक्विड है, ठीक है। इसका डेंसिटी रो है। क्या है ये? रो। डेंसिटी से डिनोट करते हैं रो, ठीक है। आते हैं। इस लिक्विड का यहां पर जो प्रेशर लगेगा, तो फोर्स बटा एरिया होता है। फोर्स क्या लगेगा? इसका मास इंटू जी, mg। अरे फोर्स क्या लगाएगा भाई यहां? तो क्या लिख सकते हैं हम? mg।
अपॉन एरिया। अब देखो, मान लो ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ट्यूब है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, मान लीजिए ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए। तो हम क्या बोलेंगे, mg बटा ए, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। फोर्स क्या हो गया, mg बटा ए, बोलो। अब ये मास, किसका मास, जो ये लिक्विड है, अरे जो ये लिक्विड है, तो सर लिक्विड का जो मास है, तो हमने पढ़ा है सर एक फॉर्मूला, हमें ध्यान आ रहा है, मास बटा वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी। पक्का, मास बटा वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। चलो भाई ऐसा है, मास तो हमने ले लिया m, मास उसका m, वॉल्यूम, किसी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम बराबर, अगर थोड़ा ध्यान लगाओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आता है कि नहीं। जैसे तुमने पढ़ा होगा 9th-10th में, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि उसका बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट, तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई ऐसा है कि मान लेते हैं कि ये एच हाइट और ये एरिया ए है। एक मिनट, ठीक है, यहां जो प्रेशर लग रहा है, तो बात करते हैं जरा, मास बटा वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एच बराबर क्या हो गया बाबू, डेंसिटी। अभी तक कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां से हम लोग एक चीज निकाल लिए, मास बराबर रो इंटू ए इंटू एच। ये वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं वहां, कर दे, कर दीजिए सर। तो अगर यहां डाल दे m के जगह पर m, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए कट गया, तो प्रेशर बराबर क्या आ गया, रो जी एच। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, प्रेशर बराबर रो जी एच। लिक्विड का डेंसिटी जो है वो है रो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, हाइट। अगर एच हाइट का लिक्विड है, उसकी डेंसिटी अगर रो है, तो वो जो प्रेशर लगाएगा इस पॉइंट पे, वो लगाएगा रो जी एच के बराबर। प्रेशर बराबर रो जी एच। प्रेशर जब पड़ता है तो जीएच नाम का आदमी रोने लगता है, रो जी एच, याद रहेगा। प्रेशर बराबर रो जी एच, 2-3 बार बोलते, प्रेशर बराबर रो क्या है, डेंसिटी, इंटू जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू, पक्का। चलो ये एक फॉर्मूला बड़ा काम आने वाला है, इस पर नजर रखेंगे। अब यहां बैरोमीटर पर फिर से लौट के आते हैं। देखो, ये एक कंटेनर, इसमें हमने मरकरी रखा है। क्या रखा, हाँ मन लगा के देखिएगा, मरकरी है, और ऊपर में एक ट्यूब है, उल्टा ट्यूब है। जब इस यहां रखते हैं तो कुछ देर में हम देखते हैं कि इसमें
मरकरी इस हाइट तक ये चढ़ गया है, इसको बोल रहे हैं एच। मतलब आगे देखिएगा, बड़ा सुंदर चीज बताने वाले हैं। ये एक बैरोमीटर है। क्या है बाबू? बैरोमीटर है। ये कंटेनर है, कंटेनर में क्या है? मरकरी है। यहां बैरोमीटर में हमने देखा कि ये जो मरकरी है, जैसे इस ट्यूब को डाले तो मरकरी कुछ ऊपर तक चढ़ गया। चढ़ गया। हमको नहीं पता वो हाइट क्या है, हमको नहीं पता वो हाइट क्या है। हम स्केल में देख सकते हैं पर अभी हमने देखा नहीं। ठीक है, बोलो सर। अब देखो कंसेप्ट कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना, मन लगा के ध्यान से सुनना। ये बताओ रे बच्चा कि लिक्विड जो मरकरी है वो इस हाइट तक है। यहां पर जो प्रेशर होगा और यहां पर जो प्रेशर होगा, क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? समान हाइट पे प्रेशर बराबर होता है। कुछ देर पहले लिखे थे, प्रेशर एट सेम हाइट आर इक्वल। भूल गया क्या? तो भाई ये दोनों जगहों पर प्रेशर क्या होगा? अच्छा एक बात और थोड़ा सा ध्यान सुनिए, हमने बहुत केयरफुली रखा है इसको, पलट के ऐसा रखा है कि यहां पर कोई और चीज नहीं है। यहां जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। क्या है वहां? और ये कौन है जी? मरकरी। अब पता, इस पॉइंट पर जहां तक मरकरी है, यहां जो प्रेशर है और यहां जो प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर सेम होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है? क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि सेम हाइट पर प्रेशर। अच्छा बेटा, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो यहां जो प्रेशर लगाएगा वो किसके बराबर लगाएगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीएम के बराबर। अरे भाई यहां खुला हुआ ना है जी, तो यहां जो प्रेशर लगेगा वो किसके बराबर लगेगा? तो यहां अगर एक एटीएम प्रेशर के बराबर लगेगा तो यहां भी प्रेशर का क्या वैल्यू होगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ। सबसे अच्छा से पूछो ताकि हम और क्लियर सके। ये एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने मरकरी भरा। हमने बैरोमीटर ट्यूब को बहुत केयरफुली ऐसा रखा कि उसमें कोई और चीज ना आ जाए, वो क्या रहे? वैक्यूम रहे। फिर हमने देखा कि जैसे इसको रखा वहां तो ये कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ गया। चढ़ गया, चढ़ने के बाद थोड़ा सा मन लगा के देखो ना, बड़ा मजेदार चीज तुमको निकाल के हम देने वाले हैं, एकदम तुमको मजा आ जाएगा। तो अब यहां पर लिक्विड क्या है? कौन सा लिक्विड चढ़ गया? मरकरी। और यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर, ये प्रेशर सेम हाइट पर प्रेशर। यहां बाबू कितना प्रेशर लग रहा है? क्यों एक एटीएम लग रहा है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या प्रेशर लगाएगा? तो ठीक बात है। अब ये बताओ तुम, जब हम लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, P बराबर, अभी तो पढ़ाया सर, रो जी एच। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? प्रेशर हमारा एक एटमॉस्फेयर, इस दोनों पॉइंट को बराबर कर रहे हैं। यहां पर जो प्रेशर होगा, यहां जो प्रेशर होगा रे बच्चा, वो किस वजह से होगा? इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कौन है? कौन है? मरकरी है। सर मरकरी का आपको हम बता देते हैं, रो डेंसिटी जो होता है वो ध्यान रखना लगेगा, 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। रो तुमको दे दिया भाई, ये नोन डेटा है। मरकरी का डेंसिटी कितना होता है? 13 ग्राम पर सीसी। पक्का? ठीक है, तो बेटा सुनो, 13.6 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी गुने जी। हम अच्छे से ही काम करेंगे, थोड़ा मेहनत से काम करेंगे। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू हाइट। ये एच क्या है जी? क्या है एच जी? ये किसका हाइट जी? मरकरी जो
उसमें राइज किया है उसका हाइट। बोलो पक्का? बहुत अच्छी बात है। हम जब बराबर लिखे हैं तो हमको यूनिट को सही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा काम करने के लिए। वो कहां एटमॉस्फेयर में है, ये कहां तुम्हारा। हम एक काम करते हैं बच्चा, हम एक काम करते हैं, हम दोनों को एसआई यूनिट में लाके काम कर सकते हैं। एसआई यूनिट में काम करने आता है? तुम सीखे हो कि एक एटमॉस्फेयर बराबर एसआई यूनिट में क्या होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पैस्कल एसआई यूनिट है। पैस्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्यों ना इसको हम लिखे 1.013। ठीक है, अब आ जाओ यहां, ग्राम पर सीसी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। एसआई यूनिट तो मास का यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, केजी। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो लिख रहे हैं बेटा 13.6 बटा केजी में आ गया। अरे 1000 से ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में आ जाएगा। सीसी 1 सीसी ग्राम पर सीसी है, यानी कि ग्राम पर एमएल। चलो चलो एमएल में चलो, तो 1 एमएल। और हमको जो एसआई यूनिट होता है वो किसका, मीटर क्यूब होता है। तो क्या तुम 1 सीसी को मीटर क्यूब में बदल सकते हो? सर हमें याद है, याद करिए, 1 सीसी बराबर 1 एमएल, याद है। अच्छा, बराबर अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 सीसी बराबर 10⁶ क्या एमएल, यही ना। हाँ, तो 10⁻, यही ना। वन नहीं, गड़बड़ लिख रहे हैं, एक बार देख लो अच्छे से। गड़बड़, 1 सीसी सही नहीं है रे बच्चा। 1 सीसी बराबर 10⁻³ अपॉन 10⁻³ लीटर आएगा ना। 10⁶ सीसी बराबर 10⁻³ लीटर है। या अगर मीटर क्यूब में जा रहे हैं, चलो चलो एक काम करते हैं, यहां से सीख सकते हैं सीधे। 1 सीसी बराबर मीटर क्यूब में सीधे चले जाते हैं, तो क्या लिखोगे, 10⁻⁻⁶। अरे ये दोनों को देख के बताओ ना, लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं, 1 सीसी बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 सीसी बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। चलो यही लिखो, 1 सीसी बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अरे बोलो कोई दिक्कत? चलो अब सीसी को ले लो, सीसी नीचे में है। अरे ग्राम पर सीसी, तो सीसी नीचे में, तो इसकी जगह हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो यानी कि इंटू 10⁻6। अब ये मीटर क्यूब में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आ रहा है समझ में? क्या नहीं आ रहा है बताओ? अरे इसको बदले 13.6 ग्राम को बदल दिए किसमें, और पर सीसी। 1 सीसी बराबर 10⁻⁻6, यानी कि 1/10⁻6 मीटर क्यूब। तो 1 सीसी नीचे था तो ऊपर में गया ना 10⁻6। सर ये तो बदल गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एसआई यूनिट ही है। चलो ये एसआई 9.8 इंटू एच आएगा तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। एसआई यूनिट क्या होता है, हाइट का। अरे समझ में आ रहा है? अब जरा एच को कैलकुलेट करते हैं, एच कैलकुलेट करते हैं, करो जरा। ये कट गया रे बाबू, दूसरा कलर से काटते हैं, अच्छा रहेगा। बताओ क्या लिखो, 10⁻, ठीक है। एक काम करते हैं, 1.01325 इंटू, इसको काट दे ऐसे, क्या हो गया, इंटू 10⁻² बटा 13.6 इंटू 9.8। ये कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करो यार, मोबाइल निकाल के बताओ जल्दी से। अब कितना मेहनत करवाएगा हमसे, जल्दी बताओ।
अच्छा, जिसके पास है गलती से वही कैलकुलेट कर लो फटाफट। सही से करो, सही से करो। पूरा डेटा लेके करो, पूरा डेटा। देखिए बेटा, 1.01325 इंटू 100 भागा 13.6 अपॉन एक मिनट, अपॉन 9.8। पता नहीं कैसे निकाल रहे यार, मेरा आ रहा है 0.7602। किसी का 71 आ रहा है, किसी का 73 आ रहा है, तो करने ही नहीं आ रहा है। फिर इसको इतना से मल्टीप्लाई करके इससे भागा दो और इससे भागा दो, कितना आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ये 0.7602। क्या ये दोनों को गुना और इससे डिवाइड करिएगा ना, ये दोनों को। हाँ तो ऐसे करो ना, पहले उसको गुना करके इससे डिवाइड करो और फिर उसको डिवाइड कर दो 9.8 से। अभी देखो हंसी मजाक में क्या निकाल लिया हम लोगों ने। देखो ये आया मीटर, ये हाइट आया, इसको 100 से गुना करो तो 76.02 सेंटीमीटर ऑफ एचजी आ गया। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को क्यों हम लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर जो लिक्विड है मरकरी है। अब ये हाइट यहां अगर 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 हम ऐसे रखते हैं तो ये कितना हाइट आया होगा? यही तो हाइट निकल के आया, कितना? 70। तो यहां जो प्रेशर लगा रहा है वो एक एटमॉस्फेयर लगा रहा है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर यहां भी लगेगा और वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के हाइट के बराबर होगा। तो ये जो यहां पढ़ाया वो क्या पढ़ाया? ये था डेरिवेशन ऑफ 1 atm is equal to pressure exerted by 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ Hg। ये जो हम लोग सुनते हैं उसका ये डेरिवेशन। क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई? अब यहां पर एक सवाल उठता है, कुछ कहना है तो बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बोलो, ज्यादा फास्ट हो गया तो भी बोलो। आया? एक बार फिर से किया क्या है हमने वो देख लिया जाए। हमने क्या किया? प्रेशर बराबर रो जी एच, ये डेरिवेशन हम लोग अभी पता किए थे ना। प्रेशर बराबर क्या होता है? रो जी एच। ये रो जी एच में क्या है? रो उस लिक्विड का डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच वो जो हाइट होगा लिक्विड का, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो आया पी। अगर हम एक कंटेनर लेकर के उसमें मरकरी भर दिए और जब एक बैरोमेट्रिक ट्यूब लिए हैं, ये ट्यूब कुछ हाइट तक इसमें लिक्विड मरकरी जो है हम देखेंगे कुछ चढ़ जाता है, तो ये कितना हाइट तक चढ़ा? एच। ये अगर हम मेजर करेंगे, अभी तो हम लोगों ने निकाला, अगर यहां जो स्केल बना हुआ है अगर हम मेजर करेंगे तो यहां का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों बराबर होगा, तो यहां जो हाइट आया होगा वो 76 सेंटीमीटर हाइट आ गया होगा। अब वही 76 सेंटीमीटर हाइट हम लोग मैथमेटिकली फाइंड आउट किए। कैसे किए? यहां का प्रेशर बराबर यहां का प्रेशर, प्रेशर बराबर रो जी एच। यहां प्रेशर कितना लग रहा है तो इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या प्रेशर लगाएगा? 1 atm। तो 1 atm बराबर रो जी एच। रो मरकरी का डेंसिटी 13.6 इंटू 9.8 जी इंटू एच, ये जो हाइट यहां आएगा। सो
अब गलती नहीं करेंगे हम लोग, यूनिट्स को सही से निकालेंगे। ग्राम पर सीसी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किस में, केजी पर मीटर क्यूब में। ये तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट है ही, और 1 एटमॉस्फेयर को अगर एसआई में जाएंगे तो 1.01325 इंटू 10⁵ हमने निकाल दिया अपना, आगे एच आ गया। एक बड़ा सवाल यहां पर पूछते, बैरोमीटर में या मैनोमीटर में मरकरी क्यों लिया जाता है? रूम टेम्परेचर पर देखो, आंसर देते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। क्या नेक्स्ट पेज पे चले क्या? देखिए क्यों लिया जाता है, उस बात को जरा समझते हैं पहले। सबसे पहले हम मरकरी से मेजर करें या कोई और लिक्विड लेके मेजर करें, प्रेशर तो सेम है ना मेजर होना चाहिए बेटा। अरे भाई, हमने मरकरी लेकर के रो जीएच लिया था, मरकरी का रो ना लेकर के हम कोई दूसरा चीज ले लें तो समझ नहीं पा रहे हैं सर। चलो ये बताओ, प्रेशर को मेजर किया था किस रूप में मेजर किया था बताओ? मरकरी के माध्यम से। तो यहां क्या लिखे थे देखिएगा, प्रेशर बराबर रो मरकरी, मरकरी का डेंसिटी लिए थे, इंटू जी इंटू एच किसका था बाबू, हाइट किसका आया था ट्यूब में, पक्का। हमको कोई कह रहा है काहे मरकरी लेंगे, हम कोई दूसरा लिक्विड क्यों नहीं ले सकते, हम पानी लेंगे, ठीक है। तो अगर लेंगे तो वो भी प्रेशर मेजर करना चाहिए। देखो बहुत सुंदर चीज निकाल के देगा, रो वाटर इंटू जी इंटू एच वाटर। अच्छा सर, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वहां जहां बैरोमीटर लिए थे सर, अगर यहां हम ये ट्यूब में पानी ले तब भी मेजर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसमें क्या होगा, पानी उसमें राइज करेगा, पानी का हाइट लेंगे इंटू जी लेंगे इंटू पानी का डेंसिटी लेंगे। अरे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये देखो, तुम एक बात बताओ, समझदार हो, यहां से एक फॉर्मूला भी हमारा निकल के आया, किसी भी लिक्विड का रो इंटू जी इंटू एच बराबर दूसरे लिक्विड का रो इंटू जी इंटू एच। सर जी तो कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि एक बड़ा सा फॉर्मूला काम कर रहा है, रो 1 H1 बराबर रो 2 H2। क्या लिखे हैं, लिक्विड का डेंसिटी इंटू लिक्विड का हाइट बराबर दूसरे लिक्विड का डेंसिटी इंटू दूसरे लिक्विड का हाइट। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो, अब उस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तुमसे पूछा जाएगा कि क्यों मरकरी ही यूज करेंगे हम बैरोमीटर के लिए, हम पानी क्यों नहीं यूज करेंगे? बड़ा सुंदर उसका आंसर आने वाला है। एक्चुअली रो मरकरी जो होता है ना बेटा, वो होता है 13.6 ग्राम पर सीसी, अभी बोले। और रो वाटर जो होता है ना बच्चा, वो होता है 1 ग्राम पर सीसी। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 सीसी, यानी कि 1 ml अगर पानी लीजिएगा ना तो उसका डेंसिटी मास कितना आएगा 1 ml पानी में, 1 ग्राम। ऐसे तो हम कैलकुलेट करके तुरंत निकालने वाले हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी समझ है, थोड़ा भी, तो बच्चा तुरंत पकड़ लेगा दूर से ही, बाकी तो हम कैलकुलेट करके देंगे। सर देखिए, मरकरी का रो पानी के रो से बहुत ज्यादा है, 13 गुना ज्यादा है। मरकरी का रो पानी के रो से 13 गुना ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए जितना हाइट मरकरी का आएगा उससे काफी गुना ज्यादा हाइट पानी का आएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो फिर आप गधे हैं और क्या। सिंपल सा बात बोल रहे हैं। अरे भैया 20 गुने 6, सर
20 को 1/4 कर दे, 1/4 5, तो इसको बराबर करने के लिए 4 गुना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तबे ना होगा जी। 20 छका 20 से, 24 पचे 20 से, अगर इसको 4 से डिवाइड किए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि मरकरी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज्यादा है। तो पानी का जो हाइट आएगा उसी प्रेशर को मेजर करने के लिए वो मरकरी की हाइट से कितना ज्यादा आएगा। अब देखो वो निकाल देते हैं, तुमको निकालने जाए तो ये लिख रहा हूं मैं 13.6 गुने, अभी हाइट एक एटमॉस्फेयर में कितना है, चलो सेंटीमीटर में ही काम कर लेते हैं, बराबर बराबर बोलो कितना, 1 इंटू एच ऑफ वाटर। तो एच ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर उस ट्यूब में कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 76 गुना करें तो मुझे लगता है, आप करके देखिएगा, 10.33 1033 सेंटीमीटर, यानी कि 10.33 मीटर के आसपास है। आप समझते हैं, 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब आप समझिए, समझा देते हैं मीटर का, आप पकड़ पा रहे कि नहीं ये बताइए। एक आदमी का हाइट कितना होता है, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में एक आदमी होता है। फीट मीटर सेंटीमीटर अंतर नहीं पता है, अरे 160 62 65 सेंटीमीटर यही ना होता है, ज्यादा हुआ लंबा तो 180। मेरी हाइट अगर बोला जाए तो 163 64 142, बहुत मार उठाई करूंगा, 5'4" मेरी हाइट है, तो ये 163 के आसपास, 62 63 के आसपास आता है। तो सुनो ना, अब सुनो, 162 सेंटीमीटर है बच्चा, 16 छक 96, मतलब मेरे से करीब 7 गुना हाइट, मेरे से 7, मैंने अगर पानी लीजिएगा ना तो एक एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए हमसे 7 गुना बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा, उतना पानी चढ़ जाएगा। और मरकरी में कितना चढ़ेगा, 76 सेंटीमीटर, मतलब मेरा आधा। तो किसके साथ काम करना आसान, आपको समझ में आया। तो ये ऐसा पूछेगा आपसे कि क्यों आया, क्योंकि बोला जाएगा मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है। क्यों बैरोमीटर और मैनोमीटर में यूज किया जाता है, तो पहला रीजन आएगा ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ मरकरी। नहीं आया सर, नहीं आया तो हमको भी नहीं आया, आ गया। दूसरा ये पॉइंट तो तुमको दिख गया होगा कि वाटर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, वो भी बता दीजिए। मरकरी जो होता है नॉन कॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं कि अगर उसमें तापमान का वेरिएशन किए तो कंप्रेस हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नॉन कंप्रेसिबल है तो भाई कंप्रेस ज्यादा नहीं होगा, तो उस वजह से प्रेशर में जो चेंजेस आएगा वो उसकी अपने वजह से नहीं आएगा, जो चेंज आ रहा है दूसरे फैक्टर से वही उसी वजह से। ऐसा नहीं हो कि हाँ वो अपने चेंज की वजह से गलत रीडिंग मेजर कर ले। तीसरा, मरकरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब वो अपना वेपर खुदे नहीं बना देगा ताकि प्रेशर और बढ़ा दे। मतलब कोई भी चीज ऐसा लोगे ना जिसके खुद के वजह से गलत रीडिंग ना है, तो ठीक बात है सर, ज्यादा नहीं यहां पर बोल। वाई मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स और मैनोमीटर। इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, ड्यू टू
हाई डेंसिटी ऑफ मरकरी। दूसरा, नॉन वोलेटाइल नेचर। तीसरा, नॉन कॉम्प्रेसिबल। थर्मामीटर में मरकरी को देखे हैं, कैसा होता है, कैसा दिखता है? सिल्वर टाइप का। जो अपीयरेंस भी उसका है ना, उसकी वजह से मरकरी जो होता है ना, अपीयरेंस से भी पिक कर लिया जाता है। तो हम लोग मरकरी किस लेवल पर है, कहां पर लेवल, कितने लेवल तक है, वो भी जो विजिबिलिटी होती है वो भी एक रीजन है। तो सिल्वर लुक जो है, इस वजह से चीज पकड़ में आ जाता है। तो मरकरी बेस्ट होता है इसमें यूज करना। लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा रीजन है वो क्या है? क्योंकि वो हमको एकदम मैथमेटिकली फील हो रहा है। कोई और दूसरा लिक्विड लेंगे, उसकी डेंसिटी होगी कम, तो सेम प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हाइट आ जाएगा वो ज्यादा। और पढ़ना है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि पहला दिन के लिए आज इतना काफी है। हाँ।